Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to start to solve our exercise 6.2. ओके आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट है लीनियर विजन। लीनियर विजन सिंपल आपको कैसा है कि अगर कोई एक पॉइंट ए, अगर कोई एक पर्सन एक पॉइंट ए पे स्टैंड करता है, सेम अगर उसी के सीधे पे कोई पर्सन पॉइंट बी है, अब ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी को अगर कोई देख रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर विजन। सिंपली अगर जैसे कि हम रोड पे खड़े हैं, रोड पे अगर कोई फ्रेंड्स हमारा वहां पे आ रहा है, तो अगर मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से देख रहा हूं, तो उस विजन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर विजन। लीनियर विजन दैट मीन्स कि इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड द सेकेंड आपका क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको यूज होने वाले रहेंगे हमारे सम में। सिंपल है, ध्यान दीजिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो कि ये आपका एक रोड है, आप रोड पे यहाँ पे नीचे खड़े हुए हो ए पे, यहाँ पे आपका कोई एक फ्रेंड है जो आपकी बिल्डिंग के हाइट पे है। यहाँ पे अब विंडो के पास आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, ये विंडो के पास में। अब नॉर्मली यहाँ से नीचे ग्राउंड पे रोड पर से आप अपने फ्रेंड को अगर बुलाओगे खिड़की से, तो जब वो खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर आएगा, तो आप अपने फ्रेंड के विंडो को देख रहे हो ना। तो याद रखना, ये लाइन जो होती है नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो नीचे वाली लाइन होती है हम इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही थीटा अब हमेशा बनता है। अब मैं यहां से ए से अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूं, तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा हूं ये मेरा क्या होगा? थीटा। और इसी थीटा को क्या बोलते हैं? यही एक्चुअली मेरा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे जो मेरा थीटा है ये मेरा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन का सिंपली मतलब है कि मैं जिसको देख रहा हूं वो मेरे पर्टिकुलर, अगर मैं इस हाइट पे हूं तो मेरे से ऊपर हाइट पे होगा। अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपली अब थर्ड वाला भी आप समझ गए होंगे। अगर मैं किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड कंसेप्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमारा बेसिक सिंपल सा, अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर देता हूं कि ये विंडो के पास में आपका कोई एक फ्रेंड है और यहां पे आप रोड क्रॉस करके आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपको देख रहा है। जब आपका फ्रेंड आपको जब नीचे की तरफ देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मिथ है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि ये जो मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या थीटा होगा। याद रखना, अगर ऐसा आप सोच रहे होगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि ऑलवेज आइदर वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो थीटा, वो एंगल ऑलवेज किसके रेफरेंस में बनता है? किसके साथ में बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका देखो, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए, ये आपके वर्टिकल लाइन हो गए। तो हमको यूज किसका है? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस, जैसे आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए। लेकिन अब बोलोगे यहां पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे है? क्योंकि आपको लगेगा कि ये आपका थीटा है, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है। आपको जब यहां पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिया है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे? इसके पैरेलल में आपके पास जो नीचे लाइन है, एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल में। तो देखो, जब इसके लाइन के पैरेलल में जो ड्रॉ करूंगा ना, तो एक्चुअली में ये जो मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं, ये मेरा थीटा होगा। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, यही दोनों का आपका बार बार यूज होने वाला रहेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एकदम सिंपल टर्म में, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? आपका थीटा। सिंपली अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास नहीं थी तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? जो भी ग्राउंड लेवल की लाइन रहेगी उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना। तो जो लाइन ड्रॉ किया वो और जिस साइड से हमने देखा वो, ये दोनों आपका क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको और क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड हम कहां पे अपने लीनियर विजन को यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि अज्यूम करो कि हमारा एक चर्च है,
ठीक है। ये चर्च ग्राउंड पे है, यहाँ पे एक ग्राउंड है, ये नीचे वाला लाइन आपका ग्राउंड हो गया, ये चर्च हो गया, चर्च को मैं ए बी ले लेता हूं। अब चर्च के पास यहाँ पे जो टॉवर पे जो क्लॉक होता है, अब सोचो कि यहाँ पे एक कोई बंदा कोई है, कोई भी मान लो पी से कोई एक बंदा है, ओके। तो समझ लिया यहां से अगर पी से कोई एक बंदा है जो उस चर्च के क्लॉक को देख रहा है, तो अब यहां पे खड़े होकर उसको देखेगा। तो मैंने बोला था नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, ध्यान देना आपका लीनियर विजन कहां पे यूज हो रहा है। ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी कौन हो गया, पी वाला कोई बंदा हो गया, और पॉइंट बी पे आपका क्या है, क्लॉक है। अब डायरेक्टली हम जिसको देखते हैं वो हमारा क्या होता है, लीनियर विजन। तो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट पी से मैंने किसको देखा, पॉइंट बी को देखा, तो रेड से जो ड्रॉ किया हूं ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा लीनियर विजन, ओके। इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट से मैंने जिसको देखा वो हमारा क्या हो गया, लीनियर विजन। अब मैंने ऊपर की तरफ देखा ना, तो आपको पता है कि आपका ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लीनियर विजन सिंपल कंसेप्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों एंगल किसके बीच में होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लीनियर विजन के बीच में होते हैं। तो यहां पे ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका लीनियर विजन, तो ये आपका क्या हो गया, थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल एक कंसेप्ट हम लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट हाउस है, ओके, लाइट हाउस है और ये आपका सी है, ओके। लाइट हाउस में अज्यूम करो कि लाइट हाउस के पॉइंट को ए बी ले लिया, लाइट हाउस पे कोई बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और यहां से एक शिप आ रही है, मेरे पास ये जो है ये शिप आ रही है। अब कोई शिप को देखेगा, सिंपल कंसेप्ट जैसे हमने वहां पे किया था, कोई पॉइंट बी पे खड़ा हुआ है, पॉइंट बी से किसको देख रहा है, शिप को देख रहा है। जब शिप को देखेगा तो पॉइंट बी से शिप के पास जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये आपका क्या हो गया, लीनियर विजन। ये आपका क्या हो गया, लीनियर विजन, स्ट्रेट लाइन हमने जिसको डायरेक्टली देखा, ये हमारा लीनियर विजन हो गया। अब एंगल किसके बीच में होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, एंगल शुड बी ऑलवेज इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लीनियर विजन। मैंने स्ट्रेट देखा, ये लाइन मेरी लीनियर विजन, लेकिन यहां पे कहीं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है क्या, नहीं, क्योंकि ये आपकी ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो याद रखना, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल यहां से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखते समय एंगल इन बिटवीन लीनियर विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ब्लू लाइन मैंने खुद ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑलवेज एक कंसेप्ट है, आप लोग याद रखना, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलवेज एक कंसेप्ट है, याद रखना कि आपका आइदर वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, आइदर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, इट शुड बी ऑलवेज इन बिटवीन लीनियर विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज और ध्यान देना, हम कंसेप्ट में करेंगे, एक चीज और ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, जो हम कंसेप्ट में यूज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कोई भी सम हमको याद है या मगअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम इजीली कर लेंगे। अब इसको मैंने कोई पॉइंट दे देता हूं डी, ओके, तो मैंने ये बी डी पैरेलल टू ए एस खुद ड्रॉ किया ना, मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया, मैंने खुद से ड्रॉ किया इसको, मेरा ये कंस्ट्रक्शन में आ गया, ओके। तो जब आपने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है तो आपको याद होगा जेड डायग्राम बन रहा है आपका, देखो यहां से फिर यहां से, ये आपका क्या बन रहा है, जेड डायग्राम बन रहा है। दैट मींस कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। दैट मींस कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 30 डिग्री। कैसे आएगी आपको पता है ना, ये आएगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। आप ऑलवेज एंगल ऑफ डिप्रेशन में अल्टरनेट एंगल यूज करोगे। कैसे करेंगे, चलो हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको यहां पे लिखना पड़ेगा एंगल, ये वाले एंगल का नाम क्या आएगा, आइदर यू कैन से एंगल डी बी एस और एस बी डी। तो एंगल डी बी एस विल बी इक्वल टू ये वाले एंगल का ए एस बी, और रीजन आपको देना पड़ेगा ये कहां से आया आपका, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है और जेड डायग्राम आपका फॉर्म हो रहा है तो हमारा क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। अभी मैं वापस से बोल रहा हूं, सम करते समय आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ में यही दो ही चीज यूज करेंगे कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फाइंड आउट करें और एंगल ऑफ डिप्रेशन।
स्टूडेंट हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और याद रखना पहले क्वेश्चन को जिस तरीके से करेंगे ना सभी लाइन से सभी क्वेश्चन को वही करेंगे जो हम मेथड अप्लाई करेंगे अपने पहले क्वेश्चन में, बाकी सभी क्वेश्चन में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे कि देखो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। ओके, तो मेरे पास एक चर्च है, तो डायग्राम बनाओ, आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा है। अज्यूम करो कि ये मेरा ग्राउंड है, ओके, ये मेरा चर्च है, तो मेरा ये चर्च है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, मेरा पॉइंट ए था, चर्च है, चर्च को मैंने क्या बोल दिया, सी। तो अब आपका ये चर्च है, हमको क्या बोला, अ पर्सन इज स्टैंडिंग 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। चर्च से कितने डिस्टेंस पे, 80 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पर्सन है। अज्यूम करो कि यहां पे जो भी पर्सन है उसका कोई भी एक नाम ले लो, मैं ले लेता हूं यहां पे कोई पर्सन डी है। ओके, अगर मेरे पास कोई पर्सन डी है एट, ये आपका चर्च है, एसी इज आपका चर्च एंड ए चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पर्सन आपका क्या है यहां पे डी। देन आगे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट द टॉप। अब ध्यान दो आप लोग, ये पर्सन है, ये चर्च के कहां पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है, तो इसका लीनियर विजन कैसा आएगा, डी से सी पे आएगा, डी से सी पे आएगा, और नीचे से ऊपर दे, याद रखना ये आपका क्या हो गया, लीनियर विजन, और ये आपकी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ, ये आपकी लीनियर विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वेरी सिंपल, मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मुझे बोला है कि जब यहां से ऊपर देख रहा है लुकिंग एट द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 45। देन व्हाट इज, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हमको क्या बोला है, फाइंड, क्या बोला है, हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ द चर्च। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ध्यान देना, इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने चर्च को क्या अज्यूम किया है। सॉल्यूशन करते समय आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, लेट अज्यूम दैट हाइट ऑफ चर्च इज, हाइट ऑफ चर्च इज, हमने क्या लिया है, AC। हाइट ऑफ चर्च को हमने क्या ले लिया है, AC। तो इसको मैं H से रिप्लेस कर देता हूं, मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। अब मुझे ध्यान देना, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको क्या बोला है कि ये डिस्टेंस दिया है और ये हाइट पूछा है, तो आप अपने आप से पूछो, अपने से, खुद से, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा, जो मुझे दिया है ऑलरेडी, वो मेरा क्या है, एडजेसेंट। याद रखना ये ऑलवेज 90 होगा क्योंकि आपका स्टैंड कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 80 मीटर जो मेरे को दिया गया है, ये मेरा क्या हो गया, एडजेसेंट। और जो मुझे फाइंड आउट करना है थीटा के रेफरेंस में, वो आपका क्या होगा, अपोजिट। यही आपको सभी क्वेश्चन में करना है। ध्यान देना, आपको एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम बेसिकली यही करेंगे कि थीटा के रेफरेंस में जो मुझे गिवन है वो मेरा क्या है, आइदर अपोजिट होगा या हाइपो होगा या एडजेसेंट होगा, और जो मुझे फाइंड आउट करना वो क्या है, जैसे कि अगर ये थीटा के रेफरेंस में जो मुझे गिवन है वो एडजेसेंट है और जो मुझे फाइंड आउट करना वो क्या है, अपोजिट है। अब आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाओ, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों अपोजिट और एडजेसेंट यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में जाओ, बताओ कौन सा ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें अपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है। ध्यान देना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या तो आप कॉट थीटा के पास जाओगे तो क्या होता है आपका, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आप इसमें से आइदर tan थीटा यूज कर सकते हो या कॉट थीटा यूज कर सकते हो। ध्यान देना, आप कोई भी स्टेप को मगअप मत करना कि ऑलवेज हम tan थीटा ही अप्लाई करेंगे, हम ऐसा नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस डायग्राम में मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा, सिंपल आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि थीटा के रेफरेंस में जो मुझे गिवन है और जो मुझे फाइंड आउट करना है, ये दोनों को मैंने यहां पे लिखा। अब मैं देखूंगा कि मेरे फॉर्मूले में अपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों कौन से फॉर्मूले में, ऊपर नीचे कैसे भी कौन से फॉर्मूले में आते हैं। मैंने देखा कि मेरे tan थीटा में आ रहे हैं और cot थीटा में आ रहे हैं, तो आपका आंसर tan थीटा से भी आएगा और cot थीटा से भी आएगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम करते हैं, अज्यूम करो tan थीटा से करते हैं, ओके, एकदम सिंपल। इन दिस डायग्राम ये जो फिगर है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हमारा tan थीटा का हमको फॉर्मूला क्या पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 45, तो tan 45 इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट को हमने क्या है, अपोजिट हमारा क्या है, AC, एडजेसेंट आपका क्या है, DA या AD, जो बोलना है वो बोलो, DA। ओके, अब मुझे बताओ tan 45 की हमारी वैल्यू कितनी है,
याद रखना, हमने प्रीवियस लेक्चर जब हमारा बेसिक लेक्चर पढ़ा था, उस बेसिक लेक्चर में हमने पूरा चार्ट बनाया था कि कैसे टेबल बनाया था कि सभी की वैल्यू रहे। आपको वो टेबल दिख भी रहा होगा, वहां से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, वो पूरा टेबल बना सकते हो और इजीली वहां से आप वैल्यू बता सकते हो कि 1045 या 1060 या जो भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी वो वैल्यू हमारी कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पे 1045 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इज इक्वल टू AC को हमने क्या अज्यूम किया है H, तो ये आपका क्या हो जाएगा H। अब DA, अब मैं DA की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 80। ओके, अब मुझे H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 यहां पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, यहां पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो H इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 80। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं H इज इक्वल टू 80। सिर्फ 80 लिख के छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपको मीटर में आंसर दिया गया था तो आपको मीटर में भी। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च, द हाइट ऑफ द चर्च इक्वल टू 80 मीटर। आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा था तो आपको आंसर भी इस फॉर्मेट में देना होगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपने ये पहला क्वेश्चन जैसा किया है, आगे के सभी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। यहां से हम देखो, हम पढ़ते क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। अब लाइट हाउस आपको पता है जो सी के पास में आपका होता है कि कोई शिप कहां पे कितने डिस्टेंस पे है उसको देखने के लिए। अब बोला है लाइट हाउस है, तो मैंने एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मेरा लाइट हाउस हो गया। अज्यूम करो ये मेरा पॉइंट ए है, लाइट हाउस है, अपने कोई भी मतलब अज्यूम कर लेता एल, मेरा लाइट हाउस हो गया। अब यहां से मेरा ये सी का ग्राउंड लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस के टॉप से एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। ध्यान देना, अब यहां से एक शिप आ रही थी। ओके, एस मेरी क्या हो गई शिप। अब यहां के टॉप पर से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो ये जो लाइन होगी मेरा क्या होगा लीनियर विजन, जैसे हमने पढ़ा था। और हमारा एंगल किसके बीच में होता है, लीनियर विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे की क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको पता रहेगा कि यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेकिन फिर भी आगे का क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपका क्या आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, मैंने बोला था आप मिस्टेक मत करना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल में। और जब भी ड्रॉ करेंगे ना तो आप एक कंस्ट्रक्शन लिख देना। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्ट खुद से किया ना, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आपने क्या नाम देना है, मैंने अज्यूम करो इसको एम दे दिया, तो मैं बोलूंगा एल एम पैरेलल टू नीचे वाला लाइन आपका क्या हो गया ए एस। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप बताओ ये आपका लीनियर विजन या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल आपका क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। ओके, देन आगे क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, इफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। ओके, ये जो मेरा लाइट हाउस है इसकी हाइट हमको कितनी दी गई है 90 मीटर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ फार अ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ध्यान देना ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से ये डिस्टेंस कि ये शिप कितने फार पे है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपल, हम देखो यहां पे मैंने बोला था हमको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अज्यूम दैट, सॉल्यूशन करते समय लेट अज्यूम दैट कि लाइट हाउस हमने किसको लिया था, एल इज हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, अब आपको ये पता चल गया ये एल आपका क्या हो गया हाइट ऑफ लाइट हाउस हो गया। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो याद है मैंने बोला था आप अल्टरनेट यूज करो। ऑलवेज आपके 6.2 में ना आपको जो भी करना है ना ये ट्रायंगल के अंदर ही करना है, क्योंकि ऑलवेज ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइट हाउस परपेंडिकुलर उसके होता है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल पहले हम बताएंगे कि हमारे पास क्या है, एल एम इज पैरेलल टू ए एस। ये हमारा कहां से आ गया, आपका कंस्ट्रक्शन से आ गया, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। कैसे, अल्टरनेट एंगल। देखो जेड डायग्राम आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल एम एल एस। एंगल एम एल एस विल बी इक्वल टू, ये वाले एंगल का नाम क्या है, ए एस एल बोलो या एल एस ए बोलो, एंगल ए एस एल। और दोनों आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। कहां से आया आपका ये, बाय अल्टरनेट एंगल।
स्टूडेंट याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये स्टेप बार बार रिपीट होगा। हर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये स्टेप रिपीट होना ही होना है। और ये बेसिक है, हमको जो हाइट किसको अज्यूम किया वो लिखना ही है। तो ये दोनों कोई नई चीज नहीं है जो आप यहां पे कर रहे हैं। और मैंने बोला था सॉल्यूशन करने के बाद हम बेसिक, जैसे ही मुझे पता चल गया ये मेरा क्या हो गया 60 डिग्री, मैं अब ट्रायंगल में अब क्या करना है, ट्रायंगल में क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, उससे हमको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने वाला हूं। ध्यान देना, इस एंगल के रेफरेंस में मुझे क्या दिया गया है, अपोजिट दिया गया है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है आपके, या तो tan में या तो cot में, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लेता हूं, मुझे पता है ना कि tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहां पे tan 60 दिया है, tan थीटा की जगह 60। अब अपोजिट कितना है आपका, LA, अपोजिट है LA, एडजेसेंट क्या है, AS। अब tan 60 का फॉर्मूला आप बताओ टेबल से कितना है आपका, tan 60 का फॉर्मूला √3। LA की वैल्यू कितनी है आपकी 90 अपॉन AS। अब ध्यान देना, AS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना मेरे को, तो AS यहां पे आएगा ऊपर और ये यहां पे आ जाएगा नीचे। AS इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। कभी भी आपके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर के रूट्स को हटाने के लिए आप क्या करते हो, रेशनलाइज, सेम नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर AS की वैल्यू कितनी आएगी, 90 इंटू √3। अब ध्यान दो, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 3। अब देखो ये 90 से कैंसल होगा, 3 3 9 30। तो आपके पास है AS इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ √3। आपके क्वेश्चन में दिया है √3 की वैल्यू, आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 30। √3 की जगह पे बोला है 1.73 गिवन है। अगर ये गिवन है तो यूज करेंगे, अगर मेरे को √3 की वैल्यू नहीं दी गई रहती ना तो आप 30 √3 पे छोड़ देते, तभी भी आपका आंसर राइट है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 51.9। याद रखना, क्वेश्चन बोला था कि 90 मीटर, यूनिट क्या दिया गया था, मीटर, तो मेरा भी क्या आएगा, मीटर। इतने पे भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। आपको क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा था, हमको आंसर भी उस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। हमसे पूछा था फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो देयरफॉर द शिप इज 51.9 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका हमारा सॉल्यूशन ध्यान देना आप लोग, हम लोग बेसिक करेंगे जैसे इसके पहले भी किए थे। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABDC, एंगल A इक्वल टू एंगल B और दोनों वैल्यू कितनी है 90। ये ऑलरेडी आपको गिवन, दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर दिया ही होता है। अगर कोई आपकी बिल्डिंग्स खड़ी है तो वो परपेंडिकुलर है। और ये CD पैरेलल टू AB हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया, CD पैरेलल टू AB हमारा ये कहां से आया, आपका कंस्ट्रक्शन से आया, ओके। इससे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान देना कि आपका ये एंगल 90 डिग्री हो गया और साथ में ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ABDC, ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और एंगल्स आपके कितने होते हैं 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। और याद रखना दोनों बिल्डिंग्स ऑलरेडी पैरेलल है, वो भी आपके किस में है, गिवन में है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही वैसा है कि दोनों बिल्डिंग पैरेलल ही खड़ी होंगी ना, तो इसको हम गिवन में अज्यूम कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल और एंगल 90 डिग्री है। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स सिर्फ इतने ही प्रूव करने के लिए होते हैं कि देयरफॉर आपका क्वाड्रिलेटरल ABDC विल बी अ रेक्टेंगल। आपको ये शो करना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, क्योंकि ये जो 90 डिग्री और ये लाइन पैरेलल, क्योंकि दो बिल्डिंग्स पैरेलल नहीं होंगी तो बिल्डिंग स्टैंड ही नहीं करेंगे। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो दोनों बिल्डिंग्स पैरेलल है और ग्राउंड पे 90 डिग्री है। तो ऑलरेडी ये मेरा दिया था और मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया, ऊपर का जो पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किया। तो जब पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किया तो इससे पता चल गया आपका ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपका अपोजिट साइड AB के अपोजिट में आपका क्या है, CD। तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू CD और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि आपको ये दिया है। सिमिलरली आपका CA के इक्वल आपका क्या हो जाएगा DB, CA के इक्वल आपका क्या हो जाएगा DB और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ये कहां से आया, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल।
ओके अब हमारा सॉल्यूशन ध्यान देना, ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे अब पता चल गया है कि जैसे ही मुझे पता चला ये मेरा 12 है तो ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 10 है तो ये कंप्लीट भी मेरा कितना हो गया 10 मीटर आ गया। अब हमको क्या, अब ये ट्रायंगल्स में आना है क्योंकि नीचे का क्वाड्रिलेटरल का काम खत्म और जो करना है हमको ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में अब एक साइड पता चल गया, दूसरी साइड नहीं पता है। मैंने बोला था ना कि हमको कभी भी जो काम अपने ट्रायंगल में करना है तो दो ही क्वेश्चन पूछना है, विद द रेफरेंस ऑफ थीटा क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो अब देखो विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा, आप खुद बताओ जो आपको गिवन है ये आपका क्या है, एडजेसेंट है, और जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपका क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट और एडजेसेंट कहां पे यूज होता है आपका अपोजिट। और देखो अगर इसको मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूं तो यहां पे सेकंड पॉइंट इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC वी कैन से दैट इन ट्रायंगल EDC tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan थीटा की जगह क्या लिखूंगा, tan 60, अपोजिट हमको कितना दिया गया है ED और एडजेसेंट कितना दिया गया है हमको CD। ओके tan 60 की वैल्यू टेबल से पता चल जाएगा √3, ED की वैल्यू मुझे नहीं पता तो ED की जगह पे ED, और CD की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 12। याद रखना ये 12 आपने कहां से लाया, पॉइंट 1 से लाया, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1। आपका कहां से आया 1 से, तो आपका कहां से आ गया फ्रॉम 1। अब मुझे ED की वैल्यू है तो 12 यहां पे जाके इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू ED। अब यहां पे भी अगर आपको वैल्यू √3 की वैल्यू दी गई होती तो मैं 1.73 से मल्टीप्लाई कर देता, नहीं दी गई है तो मेरा आंसर यही आएगा, ED इज इक्वल टू 12√3। याद रखना ये मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा। लेकिन क्या मुझसे ED पूछा था, क्या मुझसे ED नहीं पूछा था। अब देखो डायग्राम से आपको, ये डायग्राम में जो मैं लिख रहा हूं ना आपके थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ये 10 आ गया आपका रेक्टेंगल से, ये अपोजिट साइड आपका कितना आ गया 12√3 जो हमने खुद फाइंड आउट किया, और ये भी हमने खुद फाइंड आउट किया। अब मुझे क्या चाहिए था, अपोजिट बिल्डिंग का टोटल हाइट चाहिए था ना। अब आपका जो टोटल हाइट है ये दोनों को ऐड करने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज दिखाना पड़ेगा कि ये जो पूरा कंप्लीट लाइन है BE किससे बना हुआ है, B, D और E, तो आपको दिखाना पड़ेगा B डैश D डैश E, दैट मीन्स कि आपका ये कोलिनियर है। तो मैं लिख सकता हूं BD प्लस DE इक्वल टू पूरा BE। आपको कोलिनियर की प्रॉपर्टी दिखाना होगा। अब हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू हमारी कितनी है 10, ये 10 आपने कहां से लाया, ध्यान दो 10 आपने फ्रॉम 1 से लाया, प्लस DE की वैल्यू कितनी है आपकी 12√3, ये आपने कहां से लाया 2 से लाया, इज इक्वल टू BE। तो हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पॉइंट्स मैंने 1 एंड 2 से यूज किए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं BE इज इक्वल टू 10 प्लस 12√3। ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपका देखो ये 10 है, ये 12√3 है। अगर यहाँ पे √3 नहीं होता तो ऐड कर देते, आइदर यहाँ पे √3 होता तो ऐड करते। जब ये सॉल्व नहीं होगा इतने पे छोड़ दो, लेकिन इसका जो यूनिट आएगा आपका मीटर दिया गया है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा था, मुझसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, the height of the second building is equal to 10 plus 12√3 मीटर। कंप्लीटली आपको ये लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान देना, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। देखो पिछला जो क्वेश्चन किया आपको थोड़ा सा ट्रीडियस दिख रहा होगा क्योंकि हमको क्या करना था, क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल भी बताना था, देन ट्रायंगल में शिफ्ट होना था। ओके, जब भी आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा तो उसको रेक्टेंगल प्रूव करो, देन अपने ट्रायंगल में शिफ्ट हो जाओ, और वही बेसिक चीज यूज करनी है जो हमने इसके पहले भी किया था। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके का रहेगा। तो आपके कोई डाउट्स अगर रह गए रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी। टू पोल्स ऑफ अ लेंथ 18 मीटर एंड 7 मीटर, आपके पास दो पोल्स है, एक 18 मीटर है और एक 7 मीटर है, और बोला इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। ये पोल का हाइट कितना बोला है 18 मीटर कंप्लीट हाइट। ओके, इस पोल की हाइट कंप्लीट हाइट कितनी दी गई है 7 मीटर। इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, दैट मींस कि मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द ग्राउंड। आगे हमसे क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द देयर टॉप्स। ओके, ये बिल्डिंग के टॉप पे, और सॉरी ये टॉप, इसके टॉप पे और इसके टॉप पे जो पोल्स हैं, एक वायर को फास्टन किया गया है, और जिसका लेंथ यहां से यहां तक वायर को फास्टन करोगे तो ऐसा ही आएगा, जिसका लेंथ आपको कितना बोला है 22 मीटर, 22
2 मीटर ये वायर का लेंथ दिया है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, अब यहां पे आपको क्या बोला है, एंगल मेड बाय। अब ये वायर का हॉरिजॉन्टल के साथ में, अब हॉरिजॉन्टल है नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे इसके पहले हमने सीखा था ना, देखो ये आपका लाइन विजन हो गया, लीनियर विजन, और ये आपका जो हो गया हमने जो ड्रॉ किया ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अपने मन से नेमिंग दे दो, ए बी सी डी और ई। ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने इसके पहले में किया था। क्या किया था याद है, सबसे पहले इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, देन हम अपने इस ट्रायंगल में काम करेंगे। और आपको पूछा क्या गया है वो ध्यान दो, आपको बोला है कि फाइंड द एंगल, क्या बोला है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। आपका ये वायर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दैट मींस कि मुझसे ये एंगल थीटा पूछा है। तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। सबसे पहले देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, मैंने बोला था जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम लिखते जाएंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, डीसी पैरेलल टू एबी, ये हमने खुद ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सॉल्यूशन में हमको थोड़ा सा क्या दिखाना पड़ेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऑलरेडी आपका एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू 90, क्योंकि आपका ऑलरेडी इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, दैट मींस 90 डिग्री पे है। और आपका ये जो दोनों पोल्स पैरेलल होंगे, तो आपका दोनों पोल्स पैरेलल मतलब AE पैरेलल टू BC बोलो या AD पैरेलल टू BC बोलो, दोनों सेम है क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। तो AD पैरेलल टू BC, ये भी आपका कहां से आ जाएगा, गिवन से आ जाएगा, दिया रहेगा। अब जो तीसरा पैरेलल लाइन मतलब तीसरा स्टेप है, ये पैरेलल हमने खुद ड्रॉ किया है ना, DC पैरेलल टू AB, ये हमने खुद ड्रॉ किया। तो ये हमारा कहां से आ गया, कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट याद रखना ये पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके एंगल्स 90 डिग्री और लाइंस पैरेलल हो गए तो दैट मींस कि वो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैंने यहां पे एंगल्स 90 डिग्री और लाइंस को क्या कर दिया, पैरेलल। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपके क्या होते हैं, इक्वल। ये अपोजिट साइड लेने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, ये 7 है तो इतना पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो BC इज इक्वल टू AD और दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ये कहां से आया आपका, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स उसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना ये 7 हमने यहां से ला दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको मैंने बोला था कि ट्रायंगल्स के अंदर एक साइड, मुझे देखो ट्रायंगल्स के अंदर ये अगर आपका 7 है और टोटल कितना है आपके पास 18, तो ये रिमेनिंग कितना होगा। कभी भी अगर लाइन को प्लस करना है या माइनस करना है, प्रीवियस में भी हमने याद है कोलिनियर दिखाया था, तो ये पूरे लाइन को भी कोलिनियर दिखाना पड़ेगा, EDA। तो मैं यहां पे सेकेंड पॉइंट लिखूंगा E-D-A, दैट मीन्स कि आपका ये कोलिनियर है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, ED प्लस DA। अब ये दोनों को ED और DA को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, EA। ओके, ED की वैल्यू मुझे पता है क्या, ED की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ED को हम क्या लिखेंगे, ED। DA की वैल्यू मुझे पता है क्या, DA की वैल्यू 7 है। ये 7 आपने कहां से लाया, फ्रॉम 1। ये अगर 1 है तो हमारा कहां से आ गया, 1 इज इक्वल टू पूरा कंप्लीट ये 18, ये ऑलरेडी गिवन था, तो हमारा कहां से आ गया, फ्रॉम 1 से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देना, आपको ED की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ED इज इक्वल टू 18 माइनस 7, ED इज इक्वल टू 11। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी कितनी आ गई, 11। ये आपको पहले भी पता था कि 11 आएगी, लेकिन हमको वैसा दिखाना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये 7 है तो रिमेनिंग 11 ही होगी, लेकिन आपको वैसा शो करना होगा। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC। अब हम जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम किस पे फोकस करेंगे, अपने एंगल्स पे, विद द रेफरेंस ऑफ दिस एंगल थीटा। याद रखना, विद द रेफरेंस ऑफ दिस एंगल थीटा, जो ये आपका अपोजिट साइड है और ये आपका क्या है, एडजेसेंट, सॉरी ये आपका हाइपोटेनियस है, सॉरी स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी ये 90 है तो ये भी आपका 90 ही है, तो अपोजिट और हाइपो किस में आता है, अपोजिट और हाइपोटेनियस आपका किस में आता है, आइदर वो साइन थीटा
या कोसेक थीटा में आता है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो। याद रखना मैंने बोला था हर बार tan थीटा नहीं आएगा, और आप स्टेप को मगअप मत करो कि मैं tan थीटा या sin थीटा से करेंगे। हमको जो दिया रहेगा और जो फाइंड आउट करना है। यहां पे मुझे देखो ये 11 है, ये 22 है, तो अब ये अपोजिट है, ये हाइपो है, तो मुझे पता है कि ये मेरे sin थीटा में आएगा। तो हमारा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अब मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू आपकी ED और हाइपो की वैल्यू आपकी EC। तो sin थीटा इज इक्वल टू ED की वैल्यू 11 और EC की वैल्यू 22। अब इसको जब 11 1 जा 11 2 जा, sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। लेकिन मुझे sin थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, साइन का टेबल अगर आपको याद होगा तो साइन में किसकी वैल्यू आपकी 1/2 आती थी, साइन में साइन 30 की वैल्यू कितनी आती थी 1/2। अब ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करोगे तो थीटा की कौन से वैल्यू पे हाफ आंसर आ रहा है, थीटा पे 30 पे, तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 30। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आप नहीं छोड़ोगे। आपसे पूछा था कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन या फाइंड द एंगल बिटवीन द फास्टेंड वायर एंड द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन वायर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ध्यान देना, आपको क्या है कि अगर मैं बताता हूं कि हमारे पास एक ट्री है, ओके, ये ट्री एक ग्राउंडेड पे है। अब यहां पे क्या हुआ कि स्टॉर्म आया, स्टॉर्म से ये ट्री ब्रोक हो गया। याद रखना जब ट्री सर्टेन पॉइंट से अगर ब्रोक होके ये अगर जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ही यहाँ पे फॉल होगा। दैट मीन्स जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ यही पोर्शन आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान देना, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। मतलब अगर ये आपका ट्री का हाइट था, स्टॉर्म आया तो ये ट्री को ब्रोक किया, तो इसका जो ये पॉइंट है जो ग्राउंड पे या बेस पे रेस्ट कर रहा है, तो 20 मीटर के डिस्टेंस पे रेस्ट कर रहा है। हमारा जो ट्री यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है 20 मीटर पे है। देन व्हाट वी हैव टू मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल आपका क्या हो गया 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द, हमको क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां पे आपको समझना क्या है, ध्यान देना, आपका टोटल ट्री का हाइट क्या था, ये कंप्लीट टोटल हाइट था। अब इसमें से कुछ पार्ट गिर गया यहां पे ना, तो मैं क्या कर लेता हूं कि ये जो टॉप जो गिरा उसको x ले लेता हूं, जो रिमेनिंग है वो आपका क्या हो जाएगा y। जो टॉप है टोटल ऊपर का जो टॉप मेरा गिरने वाला है, तो सोचो वही x तो आपका गिरा है ना, तो ये x था, तो ये हमारा क्या हो गया x, और ये मेरा क्या हो गया y। दैट मीन्स कि अगर आपका टोटल ट्री का हाइट फाइंड आउट करना रहेगा तो आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, ऐड कर दो। देखो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐड कर दोगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, जो पहले टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी वही हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए मैं ये समझाया क्योंकि यही पोर्शन हमारा यहां पे फॉल हुआ है, तो इसी पोर्शन को x लिया हो, तो ये भी आपका क्या हो गया x। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, देन दोनों को आपको ऐड करना है। तो अब इसको आप दो सेपरेट क्वेश्चन की तरह करो, एक बार हम x को फाइंड आउट करेंगे और एक बार हम y को फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो अब इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा यहां पे बताना पड़ेगा कि लेट अज्यूम दैट हाइट ऑफ ट्री को हमने क्या ले लिया है x प्लस वाई। मीटर में दिया है हमको आंसर, तो मीटर में ले लिया हूं, क्योंकि टोटल हाइट अब क्या हो गया x और y हो गया। नेमिंग अपने मन से दे दो, a b c d अपने मन से आपने नेमिंग दे दिया, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन का सिंपल पार्ट, आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ही आपको प्ले करना है। मैंने बोला इसको हम दो क्वेश्चन की तरह लेंगे, तो पहला क्वेश्चन फॉर x ले लेता हूं x को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन फॉर y को सॉल्व करने के लिए, देन दोनों को ऐड करेंगे। देखो कितना सिंपल हो जाता है। अगर मैं फॉर x को सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं, तो फिलहाल के लिए y को हटा दे रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सोचोगे ना तो आसान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब बताओ आपको क्या गिवन है। आपको जो गिवन है वो आपका क्या है, एडजेसेंट है। ओके, जो आपको गिवन है वो आपको क्या है, एडजेसेंट है। जो फाइंड आउट करना है वो आपका क्या है, हाइपो है।
स्टूडेंट विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा आपको जो गिवन है वो एडजेसेंट और जो फाइंड आउट करना है वो हाइपो। बताओ एडजेसेंट और हाइपो किस में आता है? आइदर कॉस थीटा और सेक थीटा, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल CAB हम क्या लेंगे? कॉस थीटा हमारा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। स्टूडेंट देखो हम रट्टा नहीं मारेंगे, इसको मगअप नहीं करेंगे कि पहले कॉस या साइन करेंगे। आपको पता था कि मुझे एडजेसेंट दिया है, हाइपो फाइंड आउट करना है, तो मेरे कॉस ही आएगा वहां पे। अब बताओ cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? एडजेसेंट को मैं पहले AB लिख देता हूं और हाइपो क्या BC लिख देता हूं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू होती है 20 दिया है, BC की वैल्यू को हमने x अज्यूम किया था। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहां पे मैं करता हूं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ में तो 1 मल्टीप्लाई विथ x एंड आपका 2 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ में तो 2 मल्टीप्लाई विथ 20 तो आएगा x इज इक्वल टू 40। मीटर दिया है तो मीटर पे। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया फॉर x। ठीक है, जैसे मैंने बोला था फॉर x के लिए मैंने y को रफ कर दिया था ना। सेकंड को हम क्या ले लेंगे? फॉर y। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जब यहां पे मेरा y था, याद होगा बच्चों, तो y था ना, तो अब मैं ये चीज हटा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये चीज क्योंकि अब मैं y के लिए कर रहा हूं ना, इसको हटा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे x नहीं है, मेरे पास क्या है? यहाँ पे y है। अब फॉर y के लिए आप मुझे बताओ आपको क्या है? y के लिए जो दिया है वो आपका क्या है? एडजेसेंट, और जो फाइंड आउट करना है वो आपका क्या है? अपोजिट। आप खुद बताओ अपोजिट और एडजेसेंट किस में यूज होता है? आइदर tan थीटा या cot थीटा। अब आप यहां पे मगअप मत करो कि पहले cos किया तो आप tan क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो गिवन और जो फाइंड आउट करना रहता है वही हमको आंसर देता है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल CAB अब हमको क्या चाहिए? tan थीटा। क्यों tan थीटा चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखो tan 60 थीटा की जगह पे हमारा कितना है? 60, तो tan 60 इक्वल टू अपोजिट हमारा कितना है? CA, अपोजिट CA, एडजेसेंट कितना है आपका? AB, तो AB। tan 60 की वैल्यू टेबल से देखो √3। CA की वैल्यू कितनी दी गई है? CA को हमने y अज्यूम किया है। AB की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 20। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 20 इक्वल टू y। दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूं 20 इंटू √3, y इज इक्वल टू 20 इंटू, देखो यहां पे आपको √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो √3 को हम एज इट इज ही रहने देंगे। मीटर है तो मीटर में, अगर √3 की वैल्यू दी रहती तो उसको पुट करते, जो आंसर आता सॉल्व करते। √3 की वैल्यू हमको नहीं दी गई थी तो हम इतने पे ही छोड़ देंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, हमको क्या बोला था? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री को हमने क्या अज्यूम किया था? x प्लस वाई। तो थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू आपके पास क्या था? x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 40, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 20 √3। तो हमारा यही आंसर ही होगा, क्योंकि √3 इसमें है और उसमें रूट नहीं है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिखना पड़ेगा लास्ट में, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज 40 प्लस 20 √3। ये कंप्लीट जो है आपका मीटर में है, तो आपको मीटर बोलना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट आपका सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर 6.2। यहां पे आपको क्या बोला है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। बेटा यहां पे ध्यान देना, अज्यूम करो कि आपके पास एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड में यहां पे कोई एक बच्चा है जो काइट को फ्लाई कर रहा है। ओके, काइट को यहां पे स्ट्रिंग को हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे क्योंकि वहां पे आपको दिया गया है। अब बोला है कि काइट, अज्यूम करो कि आपकी काइट यहां पे फ्लाई कर रही है। अब हाइट ऑफ द काइट क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी समझाया है कि आपका जो ये होता है ये डिस्टेंस ऑफ द काइट होता है। हाइट ऑफ द काइट क्या होता है? जहां पे काइट फ्लाई कर रही है वहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करो ग्राउंड पे, ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये आपका 60 मीटर हो गया। और क्या बोला हमको? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट टू द ग्राउंड। अभी ये जो अभी क्या होगा कि आप बोलोगे सर कोई सर्टन बंदा उड़ा रहा है तो थोड़ा ऊपर से रहेगा, ग्राउंड पे क्यों रहेगा? तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि अज्यूम करो कि मैंने काइट के जो हमने स्ट्रिंग है उसको मैंने टाई कर दिया है ग्राउंड में।
देन वो आगे क्या दिया है, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। आपके ग्राउंड के साथ में ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, जैसे कि आप लोगों को लगेगा काइट जब जाती है तो उसका स्ट्रिंग थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन हमने यहां पे क्या लिया है कि अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, आपके स्ट्रिंग को स्ट्रेट ले लिया है। कोई बंदा यहाँ पे ए हो गया, इसको मैंने बी ले लिया, अब ए से कोई काइट को फ्लाई कर रहा है, ये मेरा डायग्राम बन गया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट मीन्स कि आपका ये काइट का स्ट्रिंग कितना है, यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ध्यान देना, अगर ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये आपको गिवन है, यहाँ पे तो आपको क्वाड्रिलेटरल भी नहीं दिया गया है, तो बहुत सिंपल है आपको सॉल्व करने के लिए। हमारा सॉल्यूशन का बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल, आपको जो ट्रायंगल दिया है ए बी के, ओके, इन ट्रायंगल ए बी के विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा, ये आपको जो दिया है ये आपका क्या है, अपोजिट, और जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपका क्या है, हाइपो। अपोजिट और हाइपो किस में आता है, आइदर साइन थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो हम क्या लेते हैं, अज्यूम करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मुझे बताओ साइन थीटा की जगह पे क्या हो गया 60, अपोजिट की वैल्यू कितनी थी, अपोजिट को मैं पहले बी के लिख देता हूं, एंड एडजेसेंट आपका क्या हो गया, सॉरी ये अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, और इसका बी के हो जाएगा, और यहां पे नीचे हाइपो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ए के आ जाएगी। अब क्या करोगे आप, साइन 60 की वैल्यू हमको कितनी होती है, √3/2, और बी के की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 60, और ए के की वैल्यू हमको खुद फाइंड आउट करनी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा ए के मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, ए के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ में 60 मल्टीप्लाई किया। ओके, वेरी गुड, ए के मल्टीप्लाई बाय √3, अब ये आंसर कितना आ गया 120। अब √3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा आपका, डिवाइड करेगा। और अभी हमने सीखा था कभी भी आपके डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो ये रूट को हटाने के लिए आप रैशनलाइज करोगे, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा ए के की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 इंटू √3, ऊपर 120 इंटू √3 आ गया, नीचे √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3। अब आपका जो नीचे 3 है वो 120 को कैंसिल करता है, 3 4 12 और ये 40, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू √3। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बोला है, इफ √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमारा यही फाइनल आंसर आएगा, लेकिन देखो डायग्राम क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी गई है, तो √3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1.73। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 इंटू 1.73 को सॉल्व करोगे तो 69.2 मीटर। आपका आंसर मीटर में है तो आपको मीटर में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। लेकिन ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 6.2 कंप्लीट होता है, हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके प्रॉब्लम सेट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 6.1 और 6.2 के सभी क्वेश्चन को आपने जिस तरीके से सॉल्व किया है, आप खुद भी एक ट्राई कर सकते हो इसके प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करते हुए। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।